फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में एक चैप्टर से लेके 8 चैप्टर तक प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है। वो वीडियो आप नहीं देखे तो वहाँ से देख लीजिए। मानव रोग लक्षण एवं उपचार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है। आपको बताना है पायरिया जो होता है किसका रोग है। तो पायरिया रोग कहाँ पे होता है? मसूड़ों में होता है। कहाँ पे होता है? ये मसूड़ों में होता है। पायरिया एक जीवाणु संक्रमण है। ध्यान रखिए कैसा है, ये जीवाणु संक्रमण है जो मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है। इसके जीवाणु को पायरिया एलोवोलरिस के रूप में जाना जाता है। इसके प्रमुख लक्षणों में मसूड़ों से खून आना, ढीले दांत, मुंह की दुर्गंध आदि प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछता है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। आपको बताना जो न्यूमोनिया होता है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो न्यूमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, लंग्स को प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, आपको डायरेक्ट के क्वेश्चन मिलेगा न्यूमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। न्यूमोनिया मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसमें से फेफड़ों में सूजन की स्थिति बन जाती है। न्यूमोनिया मुख्यतः बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, लेकिन यह वायरस और पैरासाइट्स के कारण भी हो सकता है। विलियम ओसलर ने न्यूमोनिया को मौत बांटने वाला पुरुषों का मुखिया कहा है। अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा एक हिस्सा प्रभावित होता है? तो होता है मस्तिष्क। अल्जाइमर नामक बीमारी कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में होता है। इसके बारे में देख लिए। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। यह भूलने का रोग है। इसका नाम अलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले इसका विवरण दिया। इस बीमारी के लक्षण में याददाश्त की कमी होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना आदि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गैर संचारी रोग है। आपको बताना है कि कौन भारत में गैर संचारी रोग है। तो इसमें से कौन गैर संचारी रोग होता है? कैंसर। कैंसर क्या होता है? एक गैर संचारी रोग होता है। कैंसर भारत में गैर संचारी रोग है। गैर संचारी रोग ऐसी दीर्घकालिक बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, जैसे कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग। जबकि संचारी रोग तेजी से संक्रमण करते हैं तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अतिशीघ्र फैलते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, टीबी, कुष्ठ रोग, हैजा आदि। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है। तो कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है आपको बताना। देखिए जब एएनएम में पूछता है तो स्पेशल बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्या कहलाता है? इसका नाम है टर्मिनल कीटाणु शोधन। अब ऐसे कीटाणु रहित करना क्या कहलाएगा? कीटाणु शोधन ही तो कहलाएगा। तो ध्यान रखिए कि इसके साथ ये भी लगाया गया, इसको बोलते हैं टर्मिनल कीटाणु शोधन बोलते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना टर्मिनल कीटाणु शोधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। ये भी देखिए एएनएम में पूछा गया था। तो आपको बताना उस स्थिति को क्या कहते हैं जहां रोगी को सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, उसको क्या बोलते हैं? आर्थोपानिया। इसे क्या बोलते हैं? आर्थोपानिया बोलते हैं। इसके बारे में देख लीजिए। देखिए आर्थोपानिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है, और इस स्थिति में व्यक्ति को सोते, उठते, बैठते समय सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। अगला क्वेश्चन है, खसरा का कारक जीव क्या है। आपको बताना खसरा का कारक जीव क्या है। तो खसरा का कारक जीव क्या है? ये होता है सीरोटाइप के साथ, एक सीरोटाइप के साथ सिंगल स्टैंडर्ड आच्छादित आरएनए वायरस होता है। ये खसरा का कारक जीव होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है। आपको बताना जो क्षय रोग होता है इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो क्षय रोग का मुख्य कारण क्या होता है? 3 सप्ताह से अधिक खांसी। अगर 3 सप्ताह से अधिक खांसी हो जाती है तब आपको क्या होता है? क्षय रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षय रोग, जिसको बोलते हैं टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस।
देखिए, 6 रोग के मुख्य लक्षण इस प्रकार से हैं। 3 सप्ताह से अधिक खांसी का आना, 3 सप्ताह से अधिक खांसी का आना किसके लक्षण होते हैं? 6 रोग के। छाती में दर्द होना, बलगम आना, सांस फूलना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और देख ली इसके बारे में क्या पहचान है। भूख न लगना, थकान और पसीना आना, बिना कारण वजन में बहुत ज़्यादा कमी होना, लगातार बुखार का बना रहना, मांसपेशियों का नुकसान। अगला क्वेश्चन है कुकर खांसी के संचरण का तरीका क्या? आपको बताना कुकर खांसी के संचरण का तरीका क्या है? तो क्या है? छोटी बूंद ड्रॉपलेट। ठीक है, क्या है? छोटी बूंद या इसको ड्रॉपलेट बोलते हैं। ये कुकर खांसी के संचरण का तरीका है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, कुकर खांसी के संचरण का तरीका ड्रॉपलेट है। कुकर खांसी खांसने, छींकने और यहाँ तक कि बात करने से उत्पन्न श्वसन बूंदों से फैलता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति दूसरों के निकट संपर्क में रहते हुए बीमारी फैलाते हैं। जब वो बैक्टीरिया में सांस लेते हैं, जिसके कारण संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है और दूसरे व्यक्ति भी संक्रमित कर देता है जो उनके संपर्क में होते हैं। कुकर खांसी को काली खांसी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जीवाणु के संक्रमण के कारण होते हैं जो आरंभ में नाक और गला को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फंगस का नैदानिक क्लिनिकी नाम क्या? आपको बताना ब्लैक फंगस का नैदानिक या क्लिनिकी नाम क्या है? ब्लैक फंगस को किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसको म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ब्लैक फंगस का नैदानिक नाम म्यूकर माइकोसिस है। भारत में कोविड-19 से उबरने वाले लोगों को ब्लैक फंगस नामक संक्रमण का खतरा बढ़ गया था। यह फंगस उन लोगों को प्रभावित कर सकता है जिनका प्रतिरक्षा प्रणाली कोरोना वायरस से क्षतिग्रस्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है रोगी को रेडियोलॉजिकल विकिरण चिकित्सात्मक किरण परीक्षण से पहले निम्नलिखित में से कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? बेरियम सल्फेट। क्या दिया जाता है? बेरियम सल्फेट दिया जाता है। बेरियम सल्फेट का घोल रोगी को एक्सरे या कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन का उपयोग करके एसोफेगस मुंह और पेट को जोड़ने वाली ट्यूब, पेट और आंत को जांचने के लिए परीक्षण में पहले पीने का निर्देश दिया जाता है। यह पेट, आंत और अन्य प्रणाली को ऐसी सामग्री के साथ लेप करके काम करता है जो शरीर में अवशोषित न होकर रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को एक्सरे परीक्षण या सीटी स्कैन द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी कारण होता है? पानी। अगर आपके अंदर पानी की कमी हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है। अब तो कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। तो कहाँ पाया जाता है? मानव आंत में। कहाँ पाया जाता है? मानव आंत में एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु पाया जाता है। इसके बारे में देख लीजिए। एस्चेरिचिया कोलाई एक जीवाणु है जो आमतौर पर मनुष्यों और गर्म खून वाले जानवरों की आंत में पाया जाता है। ई कोलाई के अधिकांश उपभेद हानि रहित होते हैं जबकि कुछ उपभेद खाद्य जनित रोग पैदा करते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जीका विषाणु मनुष्यों में इसके माध्यम से प्रेषित हो सकता है। आपको बताना जो जीका विषाणु होता है यानी वायरस होता है मनुष्य में किसके माध्यम से प्रेषित हो सकता है? किसके माध्यम से प्रेषित हो सकता है? ये सिर्फ मच्छर के माध्यम से प्रेषित होगा। किसके माध्यम से? मच्छर, बकरी, चमगादड़ तक इन सबसे नहीं होता। जीका वायरस किसके कारण होता है? मच्छर। ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल एक वाला यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए जीका वायरस या विषाणु मनुष्यों में मच्छरों के माध्यम से प्रेषित होता है। यह विषाणु मुख्य रूप से संक्रमित एडिज प्रजाति के मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। तो किस प्रकार के मच्छर से? ये भी याद रखें, एडिज प्रजाति के मच्छर से ये फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़नाशक दवाओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? आपको बताना जड़नाशक दवाओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? बुखार कम करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? बुखार को कम करने के लिए जड़नाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। आपको बताना जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो किससे बनता है, वो कवक से बनता है। किससे प्राप्त होता है, वो कवक से प्राप्त होता है। देखिए पेनिसिलिन जीवाणु रोधी दवाओं का एक समूह है जो जीवाणुओं की विस्तृत श्रृंखला पर हमला करता है। इसे पेनिसिलियम कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में हस्तक्षेप करके काम करता है। पेनिसिलिन का खोज श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और किससे प्राप्त होता है, एक कवक से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है, तो किसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, ये विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। अगर इसके पहले तीसरा वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें विटामिन से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाइपोकोबालमिनिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से के कारण होता है, तो किसके कारण ये होता है, किसकी कमी के कारण होता है, ये विटामिन B12। ठीक है, ये किसके कारण होता है, विटामिन B12। देखिए कोबालमिन किसका नाम होता है, विटामिन B12 का नाम होता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कौन आंसर हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा, क्योंकि विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालमिन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही नाम दिया है, यहाँ पर इसके पहले वाले वीडियो में सब बताए हैं, वो पहले वाला इसके पहले भी वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। विटामिन B3 नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा रोग होता है। ये भी पहले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। 231 के बाद देखते हैं 232। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। तो 232 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण, आप तो सी की कमी का कौन सा लक्षण है आपको बताना। तो सी की कमी का कौन लक्षण हो जाएगा, इसमें मसूड़ों से खून निकलना। मसूड़ों से खून निकलना किसके कारण से होता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से रिकेट्स नामक रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं, रिकेट्स नामक रोग होते हैं। विटामिन B1 थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। तो विटामिन B1 थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। ध्यान रखिए कि विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, और रिकेट्स डी की कमी से होता है, रतौंधी ए की कमी से होता है, पेलाग्रा B3 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिससे चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये पेलाग्रा। इसको कौन सा रोग बोलते हैं, पेलाग्रा रोग होता है, जिसके कारण चेहरे पर और गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, शरीर में विटामिन B3 कमी से होने वाला पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जिससे चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मसूड़ों से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। तो किसके कारण लगता है, विटामिन सी के कारण। जहाँ भी मसूड़ों आ जाए, ठीक है, मसूड़ा से संबंधित आ जाए तो विटामिन सी हो जाता है। 37 के बाद देखते हैं 238 नंबर। अब देखिए यही विटामिन कमी से रोग उत्पन्न दिया है, आपको यहाँ पर देख लीजिए। जैसे विटामिन ए से पूछो तो इसमें रतौंधी, ध्यान रखिएगा कौन सा रोग, रतौंधी। अब B1 पूछे तो बेरी, विटामिन सी पूछे तो स्कर्वी रोग, विटामिन के पूछे तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, इतने ही आपको ध्यान रखना है। अगला है कि घातक रक्त अल्पता वह स्थिति है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता है, विटामिन B12 नहीं होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 नहीं होता है। देखिए विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अतः जब पाचन तंत्र से विटामिन B12 अवशोषण नहीं हो पाता तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। यह स्थिति घातक रक्त अल्पता कहलाती है। दूध, दही, अंडे, चिकन, खमीर आदि में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा की बीमारी होती है। तो इस किसके कारण होता है, ये B3 के कारण होता है। B3 के कारण कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा नामक बीमारी होता है।
निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स नामक विकार पैदा हो जाता है? तो किसके कारण होता है? ये विटामिन डी के कारण। किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। देखिए, विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। निकट दृष्टि दोष से संबंधित है, आपको बताना निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। तो निकट दृष्टि दोष से क्या संबंधित है? देखिए, निकट में निकट वाला दिखाई देता है, दूर की वस्तु का दूर का नहीं दिखता। दूर की वस्तु का ना दिखना है, क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। और दूर दृष्टि में दूर का दिखाई देता है, नज़दीक का नहीं दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि में क्या हो जाएगा? दूर की वस्तुओं का ना दिखना। 241 के बाद देखते हैं 242। ये भी ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूर दृष्टि में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल, ध्यान रखिएगा, निकट के लिए अवतल हो जाएगा और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है? तो कौन सा एक प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है? इसका नाम है जीवाणु। क्या नाम इसका? जीवाणु। जीवाणु की खोज सन 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनिन वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्वेश्चन कई बार पूछा है। इनको जीवाणु विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। जीवाणु में से होने वाले रोग एंथ्रेक्स, टिटेनस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, हैजा, कॉलरा। देखिए, जीवाणु से कौन कौन रोग होते हैं? एंथ्रेक्स होता है, टिटेनस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेरा, हैजा, कॉलरा, ये सब किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स हो जाते हैं? तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स नाम रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो स्कर्वी मसूड़े में होता है। तो क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 245 के बाद 246 नंबर। देखिए, अगर आप दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आप पहले वीडियो से देखिए, पहले वीडियो फिर देखिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तब जाके ये चौथा वीडियो आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, विटामिन से संबंधित तीसरी वीडियो में पूरा डिस्कस कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप तीसरा देखे रहेंगे तो चौथा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इनमें से कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है? तो इसमें कौन सी सूजन होता है आपको बताना। तो इसमें इसका मस्तिष्कावरण शोथ, इसको क्या बोलते हैं? मस्तिष्कावरण शोथ, यानी मेनिंजाइटिस, इसको क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। देखिए, मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार एक संक्रामक रोग है। ये सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है। मेनिंजाइटिस, जिसको हम लोग मस्तिष्क ज्वर के नाम से जानते हैं, मस्तिष्क और रीढ़ में उपस्थित द्रव में हुए संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई सूजन को कहते हैं। मेनिंजाइटिस के निम्न लक्षण होते हैं: उच्च ज्वार, सिर के ऊपरी नाजुक हिस्से में उभार, अत्यंत तीव्र सिर दर्द, दूध ना पीना। ये सब किसके लक्षण होते हैं? मस्तिष्क ज्वर के लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? तो ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? तो किसमें वृद्धि होती है आपको बताना है। तो किसमें वृद्धि होती है? खराब कोलेस्ट्रॉल के कारण, ठीक है। किसके कारण? खराब कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। देखिए, ट्रांस वसा, जिसे ट्रांस फैटी एसिड कहा जाता है, स्वाभाविक रूप से मांस और डेयरी जैसे कुछ खाद्य पदार्थों में होती है। ट्रांस वसा के कारण खराब कोलेस्ट्रॉल की में वृद्धि होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम के कारण होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकोर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्वाशियोरकोर। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसमें क्वाशियोरकोर नामक बीमारी होती है। ये भी इसके पहले वाले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। देखिए, क्वाशियोरकोर बीमारी आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसके निम्नलिखित लक्षण है, जैसे थकान, दस्त, झटका, चिड़चिड़ापन। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग होता है, ठीक है।
इनमें से सोडियम की कमी से हो सकता है, आपको बताना है कि सोडियम की कमी से इसमें से कौन सा रोग हो सकता है। तो कौन सा होता है, निम्न रक्तचाप। कौन होता है निम्न रक्तचाप, किसकी कमी से, सोडियम की कमी से होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, सोडियम मानव शरीर में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह शरीर के तरल पदार्थों को नियंत्रित करता है और मानव शरीर के अंदर विद्युत आवेगों को भी संचारित करता है। सोडियम की उचित मात्रा दिमाग को तेज रखने में सहायता करती है, जबकि सोडियम का उपयोग दांत को सड़ने से बचाने और दांत को साफ रखने, मुंह की गंध को दूर रखने के लिए किया जाता है। सोडियम की कमी से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं: मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना, जीभ में चलना और मांसपेशियों में ऐंठन, लो ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी। तो इसके बारे में भी पढ़े हैं, किसने की थी, लुई पाश्चर। किसने की थी एंथ्रेक्स के टीकाकरण की खोज, लुई पाश्चर ने की थी। इसके बारे में देख लीजिए। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर को सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। रेबीज टीका का आविष्कार लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। तो रेबीज टीका का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। तथा इसके बाद इन्होंने गायों और भेड़ों के लिए एंथ्रेक्स नामक रोग के लिए टीकाकरण की खोज की। इनको हाइड्रोफोबियन चिकित्सा के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। कुछ निम्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कार, तो देखते हैं कौन से आविष्कार किए थे। देखिए, चेचक का टीका पूछे, चेचक का टीकाकरण तो एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। हैजा एवं तपेदिक रोग रॉबर्ट कोच हो जाएंगे। पोलियो जॉन साल्क हो जाएंगे। और ये पोलियो ड्राप, देखिए टीका है जॉन साल्क होते हैं, लेकिन अगर पोलियो ड्राप जो पिया जाता है एल्बर्ट सैविन होते हैं, और रक्त समूह लैंड स्टीनर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं, तो बताना तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं तो कौन होते हैं, दुर्बल किए हुए रोगाणु। दुर्बल किए हुए रोगाणु क्या होते हैं, तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं। तीसरी पीढ़ी के टीके दुर्बल किए गए रोगाणु होते हैं। जीवित दुर्बल टीके बिना लक्षण वाले संक्रमण के निर्माण के लिए तैयार किया जाता है। यह प्राकृतिक संक्रमण के समान ही एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया देता है। ये टीके दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, ये मल संबंधी पदार्थ। क्या है इसका आंसर, मल संबंधी पदार्थ। ई कोलाई एशेरिकिया कोलाई का संक्षिप्त रूप है। यह एक तरह का बैक्टीरिया है जो मनुष्यों और पशुओं के पेट में हमेशा रहता है। इस बैक्टीरिया की ज़्यादातर रूप हानि रहित हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पेट में मरोड़ और दस्त जैसे लक्षण पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है। तो कौन सी बीमारी है जो टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है, आपको बताना है। तो कौन सी बीमारी हो जाएगा, दमा। अगर दमा हो जाएगा तो टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है। देखिए इसके बारे में, दमा एक संक्रामक एवं फफूंद जनित रोग है जो मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के विषाणु पहुंचाकर वहां जल बनाकर फेफड़ों में सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देता है। इस रोग को टीकाकरण से नहीं बचाया जा सकता। बस इतने ध्यान रखिएगा, इसको टीकाकरण से नहीं बचाया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, 253 के बाद 254। इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता है तो उतना ही ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अल्पता एनीमिया के लक्षण नहीं है। तो एनीमिया के लक्षण कौन से नहीं हैं, मसूड़ों से रक्तस्राव। मसूड़ों से रक्तस्राव ये एनीमिया के लक्षण नहीं है। बाकी हृदय की धड़कन, अनियमित होना, थकान, त्वचा का पीलापन ये एनीमिया के लक्षण होते हैं। मसूड़ों में रक्तस्राव इसके लक्षण नहीं होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रबंधित की जा सकती है। तो कौन सी की जा सकती है, डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज को अगर हम जीवन शैली में बदलाव लाएं, शारीरिक व्यायाम करें, दवा से इसको हम रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवाहिका डिस्टेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है, शिगेला। इसका क्या नाम है, शिगेला। देखिए इसके बारे में,
शिगेलेसिस बैक्टीरिया जनित रोग है जिसकी वजह से प्रवाहिका डिसेंट्री पड़ने का सबसे बड़ा कारण शिगेला इन्फेक्शन शिगेला नामक बैक्टीरिया समूह माना जाता है। इस इन्फेक्शन से मरीज के शरीर में पेट में दर्द, सूजन, पेचिश, बुखार, दस्त, उल्टी जैसे लक्षण देखे जाते हैं। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी है। तो उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका क्या नाम है, उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है। तो सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है, क्योंकि इन बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार के विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं, इसी कारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा, आपको बताना। जो चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं ये किसके कारण से होता है, तो किसके कारण से होता है, वेरियोला विषाणु के कारण। इसका क्या नाम है, वेरियोला विषाणु के कारण क्या होता है चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घेंघा ग्वाइटर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है। तो घेंघा जो ग्वाइटर बोला जाता है ये किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है, तो ऑटो ग्रंथि जिसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड, इसकी अल्पक्रियता के कारण घेंघा रोग होता है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए घेंघा ग्वाइटर रोग ऑटो ग्रंथि थायराइड की अल्पक्रियता के कारण होता है। शरीर में थायरॉक्सी हार्मोन का स्रावण गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। इस हार्मोन का मुख्य कार्य शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से नौयुवकों में घेंघा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन THS टायरोफिन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रत्युजरक यलरेजन के कारण परागत ज्वर होता है। तो किसके कारण होता है, ये होता है आपका पराग। इसका क्या नाम है, पराग। इसके बारे में देख लीजिए। पराग ज्वर के प्रत्युजरक परागकण, धूल के कण, बिल्ली और कुत्तों के लार, जानवरों के फर आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना जो चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं इसको, कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो 262 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया इसके बारे में, कीमोथेरेपी के बारे में, फिजियोथेरेपी, इसकी साल लिखी पढ़ लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। तो किनमें होता है आपको बताना, तो होता है गर्भवती महिलाओं में। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया होने का खतरा क्या होता है, अधिक होता है। देखते हैं, एनीमिया के बारे में पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है। आपको बताना है कौन सा जानवर है जो रेबीज को फैला सकता है। तो कौन सा है, कुत्ता। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, रेबीज होती है। रेबीज या इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, विषाणु जनित रोग है। कैसा है, वायरस के कारण होता है। इसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज के विषाणु पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी काटने से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस रोग के 2 लक्षण, उत्तेजना होना, जल से भय लगता है, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। रोगी की कुत्ते जैसी आवाज़, पक्षघात, भयंकर सिर दर्द, तेज ज्वर, उल्टी, बेचैनी, ये सब इसके क्या हैं। देखिए इस रोग का उपचार क्या है, रेबीज रोधी टीके द्वारा किया जाता है। इसका उपचार रेबीज रोधी टीके द्वारा किया जाता है। इस टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। रेबीज की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है। आपको बताना है कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो किसकी कमी से, लोहा की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब वीडियो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है।
निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के रूप में किसे जाना जाता है? मायोपिया। इसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में बस देखिए, इसका नाम सिर्फ निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में कर पूछा है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मायोपिया के नाम से जानते हैं। देखिए, मायोपिया निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और इसके निवारण में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट के लिए अवतल होता है, दूर के लिए उत्तल होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? आपको बताना है कि प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो क्वाशियोरकोर होता है। किस क्या होता है? क्वाशियोरकोर होता है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो खट्टे फलों के अगर सेवन करेंगे तो कौन सी बीमारी आपको ठीक हो जाएगी? तो कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? स्कर्वी नामक बीमारी ठीक हो जाती है, जो कहाँ पे होती है? मसूड़ों में पाई जाती है। देखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसे विटामिन द्वारा दूर किया जा सकता है। विटामिन सी के मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा, नींबू, मौसमी खाएंगे तो स्कर्वी रोग आपका दूर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ खोजकर्ता हैं। एडवर्ड जेनर प्रतिरक्षा विज्ञान से संबंधित है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की संबंधित हैं। लुई पाश्चर सूक्ष्म जैविकी से। इयान फ्लेमिंग जेम बॉन्ड की जासूसी कहानियों से संबंधित हैं। अगला है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ बैटिंग ने। किसने की थी? एफ बैटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज। अब देखिए, इंसुलिन से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो इंसुलिन की खोज एफ बैटिंग ने की थी। ऐसे ये पूछता है कहाँ से निकलता है? तो ये बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ध्यान रखिएगा, ये बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अगर अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन बंद हो तो मूत्र एवं रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। इंसुलिन की अधिस्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। अल्पस्रावण से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 271। देखिए, एस्पिरिन है। आपको बताना एस्पिरिन क्या है। तो एस्पिरिन क्या होता है? ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। एस्पिरिन क्या होता है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन है, बुखार में शरीर की तापमान की नीचे लाने के लिए कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है? अगर बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए कौन सी औषधि प्रयोग की जाती है? इसको बोलते हैं एंटीपायरेक्ट्स यानी ज्वरनाशक। एंटीपायरेक्ट्स होता है, ये शरीर के तापमान को नीचे लाता है। देखते हैं इसके बारे में। एंटीपायरेक्ट्स का प्रयोग शरीर दर्द व बुखार उतारने के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण एंटीपायरेक्ट्स औषधियाँ निम्नलिखित है। एस्पिरिन, क्रोसिन, फिनसेरिन। ट्रोकोमा, आपको बताना ट्रेकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसके द्वारा आंखें प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? इसके द्वारा आंखें प्रभावित होता है। देखिए, ट्रोकोमा आँख की कार्निया का सांसर्गिक रोग है। इससे कार्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है। इस रोग से बचने के लिए पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिन का आदि का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो मलेरिया कौन सा अंग प्रभावित करता है? प्लीहा करता है। मलेरिया क्या करता है? प्लीहा, जिसको क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन मलेरिया वाला कई बार पूछा जा चुका है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। कौन इसका वाहक होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। इस मच्छर के काटने पर मलेरिया परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश बहुगुणित होते हैं, जिससे रक्तहीनता एनीमिया के लक्षण सामने आता है। मलेरिया का उपचार सिनकोना वृक्ष की छाल कोनेन से किया जाता है। मलेरिया का उपचार सिनकोना वृक्ष की छाल कोनेन से किया जाता है। मलेरिया से प्लीहा के आकार में वृद्धि होती है, जिससे उसमें दर्द होता है। जिससे उसमें क्या होता है? दर्द। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? आपको बताना है बीसीजी टीका जो है किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो किसके विरुद्ध करता है? ये ट्यूबरकुलोसिस। इसका क्या नाम है? ट्यूबरकुलोसिस। क्या है ये? किसके विरुद्ध करता है? बीसीजी टीका के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इसका क्या नाम है? ट्यूबरकुलोसिस। अब देखते हैं इसके बारे में। देखिए,
कि BCG का टीबी ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। जिन देशों में यक्ष्मा प्राय होता है उन देशों के शिशुओं को BCG का एक टीका जन्म के जितने जल्दी हो सके लगाने की सलाह दी जाती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपको मिलान करना है, आपको बताना है इसमें कौन सही होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। देखिए, जो ओटाइटिस होता है, ठीक है, जो ओटाइटिस होता है ये किससे संबंधित होता है? ये कान से संबंधित होता है। ओटाइटिस किससे संबंधित होता है? कान से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? कान से। तो पहला क्या हो जाएगा? दूसरा। देखिए पहले ही ऑप्शन मिल जा रहा है। ओटाइटिस किससे संबंधित होता है? ये कान से संबंधित होता है। तो इससे चेक करेंगे तो पहला दूसरा ये तुरंत आपको डी ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद और देख लीजिए, इंसेफ्लाइटिस किससे संबंधित है? ये दिमाग से संबंधित है। इंसेफ्लाइटिस किससे संबंधित है? ये दिमाग से संबंधित होता है। लेरिंगाइटिस किससे संबंधित होता है? ये गला से संबंधित होता है। हेपेटाइटिस यकृत से संबंधित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है वही चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को कहा जाता है, तो रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। देखिए, रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। यह रक्त बनने वाले ऊतकों को कैंसर है, ऊतकों का कैंसर है। रेबीज विषाणु जनित बीमारी है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आप ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निप्टेलोपिया रतौधिक नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौधिक नामक बीमारी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। किसके कारण? विटामिन ए की कमी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है कि जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, एक विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को क्या कहा जाता है? उसको वर्णांधता बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वर्णांधता बोलते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे कलर में रंग पहचानने में अंतर नहीं कर पाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है इसको? बैलियम। किसमें किया जाता है? बैलियम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको बताना हैजा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। अगला है, मलेरिया की दवा कोनेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना से प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। किसकी कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? नाइट्रेट की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज का उपयोगी है? आपको बताना निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो स्कर्वी रोग के इलाज में कौन सा होता है? तो खट्टे फल यानी आंवला हो जाएंगे। तो 285 का क्या हो जाएगा? ये आपका सी हो जाएगा। 285 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्कर्वी रोग मसूड़े में होता है। इसके इलाज के लिए खट्टे फलों का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, स्कर्वी रोग के इलाज में नींबू, संतरा, टमाटर, आंवला, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज उपयोगी होते हैं। यह विटामिन सी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? आपको बताना इसमें से जीवाणु जनित रोग कौन है? तो इसमें कुष्ठ रोग होता है। जीवाणु जनित रोग कौन सा होता है? कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है जो लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रहने से फैलता है। इसमें त्वचा पर सफ़ेद धब्बे, उंगलियों का विरूपण, फोड़े या फुंसी के लक्षण दिखाते हैं। इस रोग के उपचार हेतु एंटीसेप्टिक स्नान करना चाहिए। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन है? मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका नाम है क्यूनाइन। ठीक है, इसका क्या नाम है? क्यूनाइन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के कारण होता है? तो प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के कारण होता है? तो किस बीमारी के कारण होता है? एड्स के कारण। किसके कारण होता है? ये एड्स के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी का नाम है, तो मलेरिया परजीवी का क्या नाम है? ये प्लाज्मोडियम है। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम है। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम है। अगला क्वेश्चन है पैरासीटामोल क्या है? तो पैरासीटामोल क्या होता है? ये प्रतितापक और दर्दनाशक होता है। क्या होता है? प्रतितापक और दर्दनाशक होता है, ये पैरासीटामोल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो कौन होता है? प्लीहा होता है। मलेरिया रोग से कौन प्रभावित होता है? प्लीहा होता है। तो 291 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखते हैं 292 नंबर। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला है हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में एक है। तो वास्तव में क्या होता है? एक वायरस होता है। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में एक प्रकार का क्या होता है? वायरस होता है। इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? आपको बताना है BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है। तो किस में प्रयुक्त होता है आपको बताना है। तो किस में होता है? क्षय रोग में होता है। BCG का वैक्सीन किस में होता है? क्षय रोग में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सा मधुमेह के लक्षण नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं। तो सांस की कमी ये मधुमेह के लक्षण नहीं है। बाकी वजन घटना, बहुत प्यास लगान, थकान महसूस करना, ये सब मधुमेह के लक्षण हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? ताप ज्वर को कम करने के लिए कौन सा दवा का उपयोग होता है? कौन होता है? एंटीपायरेटिक्स। इस क्या होता है? एंटीपायरेटिक्स। ये भी क्वेश्चन देखिए अभी पहले पूछा जा चुका है। तो कभी कभी क्वेश्चन आप देखे रहेंगे तो रिपीट भी करता है। ठीक है, एंटीपायरेटिक्स मतलब होता है ताप को कम करना। पायरेटिक्स जहाँ शब्द आ जाएगा ये टेम्परेचर से ही संबंधित होता है। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं? आपको बताना है कि कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। तो बैक्टीरिया जनित रोग कौन नहीं है? दमा। ये बैक्टीरिया से नहीं होता है। देखिए दमा जो होता है एक संक्रामक रोग है। इसमें एस्पारजिलस ये क्या होता है? फ्यूमिगेट्स नामक विषाणु से होता है। ठीक है, मनुष्य के फेफड़ों में पहुंचकर वहां जाल बना लेते हैं, जिससे फेफड़ों की नलियों में सिकुड़न आ जाता है और रोगी को सांस लेने में कठिनाई होता है। तो ये बैक्टीरिया जनित नहीं होते हैं, क्या होते हैं? वायरस जनित रोग होते हैं। ठीक है, कौन? दमा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है? तो प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है? इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन बोलते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? आपको बताना है बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। देखिए बिडाल परीक्षण टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है की जांच के लिए किया जाता है। बिडाल परीक्षण एक समूहन परीक्षण है। इसकी खोज 1896 में सर फर्डिनेंड बिडाल ने किया था। आपको सीधे सीधे पूछता है बिडाल परीक्षण किससे संबंधित है? बस टाइफाइड से संबंधित है। किसी वर्धांत व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? तो ये लाल और हरा। ठीक है, लाल और हरा, यानी हरा और लाल रंग को ये नहीं पहचान पाता। तो कौन सा हो जाएगा? इसका बी। 300 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए इसके बारे में देख लीजिए। वड़ंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक रोग होता है। पहले बात ध्यान रखिए, जो वड़ंधता होता है अनुवांशिक रोग होता है, जिसका रोगी हरा और लाल रंगों में अंतर नहीं कर पाता। बस इतने ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बस इतने ही पूछा जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? तो दुग्ध द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? क्षय। कौन सी बीमारी? क्षय रोग। ठीक है, देखिए क्षय रोग, लाल बुखार तथा मियादी बुखार प्रायः दूध द्वारा फैलने वाले रोग हैं। क्षय रोग दुधारू जानवरों से मनुष्य में संचारित होती है। गाय के स्तन में क्षय रोग का संक्रमण होने पर इस रोग के जीवाणु दूध में आ जाते हैं, जो मनुष्यों में दूध के माध्यम से संचारित होते हैं। पशुओं में इसकी जांच के लिए ट्यूबरक्लिन परीक्षण किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो कौन सा टीका दिया जाता है? BCG का टीका। कौन सा टीका? BCG का टीका। अगला क्वेश्चन है, कैंसर की ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप यानी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में आपको डायरेक्ट ध्यान रखना कि कोबाल्ट 60 एक रेडियो समस्थानिक है जिसको कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। जिसको किसके लिए किया जाता है? कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिससे मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पीछे आप पढ़ चुके हैं। इसको कौन सा रोग बोलते हैं? पेलाग्रा नामक रोग बोलते हैं। और किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। 304 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 305। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी आपको बताना है। तो किसने की थी? इनका नाम था एडवर्ड जेनर। चेचक की टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं आता? इसमें मच्छर से उत्पन्न रोग कौन सा नहीं होता? दाद। ये मच्छर से उत्पन्न नहीं होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मच्छर से उत्पन्न रोग डेंगू, जीका, चिकनगुनिया है। दर्द जो ये दाद जो होता है मच्छर जनित रोग नहीं, ये दाद जिसे डर्मेटोफाइटिस या टीनिया के रूप में जाना जाता है, त्वचा का एक कवक संक्रमण है। अगला क्वेश्चन है कि कमी से क्वाशियोरकर नामक उत्पन्न हो जाता है, विकार उत्पन्न होता है। तो कौन सा? ये तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विटामिन C की कमी से इसे जो रोग होता है उसे कहा जाता है। तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। ये तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, रक्त अल्पता तथा जानलेवा बीमारी है। एक रक्त अल्पता क्या होता है? एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्लास्टिक। इसको क्या बोलते हैं? अप्लास्टिक बोलते हैं। 309 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए, एप्लास्टिक एनीमिया एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। इस बीमारी में व्यक्ति का शरीर खून की नई कोशिकाओं को बनाना बंद कर देता है जिससे शरीर में खून की कमी होने लगती है। ये बीमारी जन्मजात हो सकती है। इस बीमारी को दूर करने में विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है, माइकोप्लाज्म के कारण होने वाली बीमारी का पता करें। तो माइकोप्लाज्म के कारण कौन सी बीमारी होती है? बैगन का छोटा पत्ता। क्या होता है? बैगन का छोटा पत्ता होता है। देखिए, बैगन की छोटी पत्ती की बीमारी माइकोप्लाज्म जीवाणु के कारण होने वाली एक बीमारी है। इतने ही आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बहुऔषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए होता है? जो बहुऔषधि चिकित्सा है ये किसके संक्रमण के लिए होता है? तो किसके लिए होता है? कोढ़ के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये कोढ़ के लिए होता है। देखिए, कोढ़ जिसको लेप्रोसी एक संचरणशील रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रभाव त्वचा, तंत्रिकाओं, अंगुलियों और पंजों पर पड़ता है। इस रोग के लिए बहुऔषधि चिकित्सा दवाओं का उपयोग किया जाता है, यानी MDT का उपयोग किया जाता है, मल्टी ड्रग थेरेपी। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला वही क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया, मलेरिया से प्रभावित अंग क्या है? तो मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली या लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तिल्ली या लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन भी बोलते हैं या इसी को प्लीहा भी बोलते हैं। ठीक है, तिल्ली को प्लीहा, इंग्लिश में इसको स्प्लीन बोलते हैं, या लाल रक्त कोशिकाएं भी। तो मलेरिया से प्लीहा या तिल्ली, जिसे स्प्लीन भी बोलते हैं, ही प्रभावित होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो कौन सा रोग है जो दूषित जल के सेवन से होता है? तो हैजा। हैजा क्या होता है? दूषित जल के सेवन से होता है। देखिए, इसके बारे में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। हैजा नामक
रोग दूषित जल के सेवन से होता है। यह विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों के द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु हैजे का टीका लगवाना चाहिए, पानी उबालकर पीना चाहिए। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे।